जीवाणु एक एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म होता है। इस जीवाणु के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि जीवाणु क्या होता है। सबसे पहले तो ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब जो इसके फीचर्स होंगे ये सभी अनडेवलप्ड फीचर्स को शो करता है। जैसे इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगी। तो इस तरह की कोशिका में जो केंद्रक झिल्ली अब्सेंट होगी, अनुपस्थित होगी, तो उससे क्या होगा, जितने भी हमारे केंद्रक द्रव्य है और कोशिका द्रव्य मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों मिक्स होंगे, दोनों में कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। और जितने भी हमारे कोशिकांग होते हैं मतलब ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज, वो सभी अब्सेंट होते हैं। जैसे कि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होगा, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होगा, राइबोसोम्स 70S के उपस्थित होते हैं मतलब अनडेवलप्ड फॉर्म में होंगे जो कि 70S कहलाते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें क्या 80S राइबोसोम्स होते हैं। जितने भी हमारे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, गोल्गी एपरेटस हो गया, ये सभी जितने भी बड़े बड़े हमारे मेजर कोशिकांग हैं ये सभी अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका भी कैसी, यूनिसेलुलर, क्या होगी, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर हम एक जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि बैक्टीरिया की एक जनरल स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। ये एक बेसलेस फॉर्म का बैक्टीरिया है। इसमें एक बाहर सेल वॉल होती है और इसी सेल वॉल से इसमें एक फ्लैजलम अटैच रहता है जो कि इसकी मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मोबिलिटी का मतलब गमन के लिए, मतलब मोबिलिटी के लिए मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के लिए। इसके द्वारा फ्लैजलम, ये क्या है, फ्लैजलम। फ्लैजलम गमन या मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाहर ये सेल वॉल हो जाएगी। इसके बाद इसमें क्या होता है, एक क्रोमोजोम या डीएनए होगा जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, या फिर इसका डीएनए। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत सारे प्लाज्मिड्स होते हैं। एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए जिनको क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मिड्स। ये प्लाज्मिड्स हमारे एक तरह से बायोटेक्नोलॉजिकल टूल है और ये रिकॉम्बिनेशन टेक्निक्स में यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक स्ट्रक्चर होती है मीसोसोम्स, जिसको बोलते हैं क्या, मीसोसोम्स। ये मीसोसोम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं। ये मोस्टली जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें उपस्थित होते हैं। ये क्या है, मीसोसोम्स। मीसोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण हो गया, प्रोटीन बायोसिंथेसिस हो गई, या फिर डीएनए की रेप्लिकेशन हो गई, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज होती है। इसके बाद राइबोसोम्स होंगे कुछ 70S राइबोसोम्स इसमें उपस्थित होंगे। कौन से राइबोसोम्स 70S राइबोसोम्स। जबकि हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, उनमें ये 80S राइबोसोम्स होता है। ये मैट्रिक्स हो जाएगा इसमें, ठीक है, कोशिका द्रव्य या मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म या फिर मैट्रिक्स। ये इसकी ओवरव्यू स्ट्रक्चर हो गई किसकी, बैक्टीरियल सेल की। बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल की जनरल जो बेसलेस फॉर्म का बैक्टीरिया होता है उसकी स्ट्रक्चर लगभग इस तरह की होती है। एक फ्लैजलम होगा जो मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साइटोप्लाज्म होगा जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। और इसी में न्यूक्लियोइड होगा जो डीएनए होता है, क्रोमोजोम होगा, सेल वॉल होगी, राइबोसोम्स होंगे 70S प्रकार के, प्लाज्मिड्स होंगे और मीसोसोम्स। जो मीसोसोम्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है। ये इसके डीएनए के बायोसिंथेसिस के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए और प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लाज्मिड्स क्या एक बायोटेक्नोलॉजिकल टूल है। ये एज ए बैक्टर मतलब
वाहक का कार्य करता है। जीन्स को एक स्थान से, एक ऑर्गेनिज्म से, एक कोशिका से दूसरे कोशिका, दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। और इसका काम एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए या एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन के एम्प्लीफिकेशन के लिए इस प्लाज्मिड का हम यूज करते हैं। अब इसके जनरल फीचर्स की बात करें, ये नॉन क्लोरोफिलस होता है, मतलब इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, यूनिसेलुलर होगा। और इसकी अगर हम शेप की बात करें तो उसके आधार पे इसको बहुत सारे कैटेगरी मॉर्फोलॉजिकल क्लासेस में इसको डिफाइन कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके बाद यूनिसेलुलर हो गया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो गई, इसकी स्ट्रक्चर हो गई। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी मतलब एक, अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें कि कहाँ पाया, तो 1 ग्राम अगर सॉइल है तो 1 ग्राम सॉइल में लगभग 4 करोड़ बैक्टीरियल सेल उपस्थित होती हैं, मतलब 1 ग्राम सॉइल में। इसी तरह से अगर हम 1 ml वाटर की बात करें, 1 ml वाटर, 1 ml डिस्टिल नहीं नॉर्मल वाटर, टेप वाटर, तो उसमें लगभग 10 लाख बैक्टीरियल सेल उपस्थित होती हैं। तो ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नॉन क्लोरोफिलस का मतलब इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होते हैं, यूनिसेलुलर होंगे, और इसके बाद ये यूनिवर्सल होते हैं। क्या होते हैं? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? यूनिवर्सल का मतलब कोई भी अम्लीय माध्यम हो, कोई भी क्षारीय माध्यम हो, या फिर बर्फ हो मतलब कोल्ड हो, या फिर गर्मी हो, किसी भी जगह पे, चाहे एनिमल्स हो, एनिमल सिस्टम हो या फिर प्लांट सिस्टम हो, ये हर सिस्टम पे उपस्थित होते हैं, मिल जाएंगे हर जगह, ये यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। और इसके बाद इसके मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी किस तरह की होगी। मॉर्फोलॉजी का मतलब शेप। ये कैसा? बेसलेस है, मतलब एक छड़ के आकार का, मतलब आयताकार है। इसी तरह से कुछ जो हमारी बैक्टीरियल सेल हैं वो गोलाकार होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं कोकस। कुछ बैक्टीरियल सेल एक कोशिका 2 कोशिकाओं के साथ मिल जाती है, 2 हमारी कोकस सेल या 2 कोकस बैक्टीरिया मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं हम डिप्लोकोकस। इसी तरह से अगर हमारा बेसलेस है, इस फॉर्म का है, तो सिंगल है तो इसको हम बेसलेस बोलते हैं। इसी तरह से अगर 2 बेसलेस आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिप्लोबेसलेस। ये क्या कहलाएगा? डिप्लोबेसलेस। डिप्लोबेसलेस। इसी तरह से अगर कोई हमारा बहुत सारे बैक्टीरिया कैसे होते हैं, एक फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं, उसको बोलते हैं फिलामेंटस बैक्टीरिया। ये एक तरह से फिलामेंट, मतलब एक फिलामेंट होता है ना, जैसे वायर के आकार का, इस तरह की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं फिलामेंट्स का, तो ये फिलामेंटस बैक्टीरिया कहलाएगा। इसी तरह से एक कॉमा के साइज का बैक्टीरिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमा के साइज के बैक्टीरिया को विब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विब्रियो, जैसे विब्रियो कॉलरा। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी हो गई कि कुछ कोकस होंगे, कुछ गोलाकार होते हैं, कुछ डिप्लोकोकस होंगे, कुछ बेसलेस होंगे, कुछ डिप्लोबेसलेस होंगे, कुछ कॉमा के होंगे तो उसको हम विब्रियो बोलते हैं, कुछ फिलामेंट के साइज के होंगे, शेप के होंगे तो उसको हम फिलामेंटस बैक्टीरिया बोलेंगे। इसी तरह से अगर हम इसके न्यूट्रिशन की बात करें कि इनमें किस किस तरह का पोषण प्राप्त होता है, किस किस तरह से बैक्टीरियल सेल, जीवाणु कोशिका अपना पोषण प्राप्त कर सकती है, तो वो 2 तरह से, एक तो हम उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, मतलब स्वपोषी, और दूसरा हेटरोट्रॉप्स, विषम पोषी। अगर हम ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? दो कैटेगरी में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉप और दूसरे कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप का मतलब होता है कि वो प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते, तो उनको क्या बोलेंगे हम? फोटो ऑटोट्रॉप। दूसरा क्या है? कुछ कार्बनिक पदार्थों से, कुछ अन्य पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप, मतलब रसायन संश्लेषी, कुछ रासायनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करेंगे। अगर हम हेटरोट्रॉप्स की बात करें तो उसको हिंदी होती है विषम पोषी। हेटरोट्रॉप्स क्या है कि पैरासाइट हो सकते हैं, सहजीवी मतलब सिम्बायोटिक हो सकते हैं, और फिर सैप्रोफिटिक मृतोपजीवी हो सकते हैं। अगर हम परजीवी की बात करें तो वो सामान्यतः अपना पोषण दूसरे के शरीर पे रहकर प्राप्त करते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वो हानिकारक उसके लिए होता है, जीव के लिए, होस्ट के लिए। इसी तरह से अगर हम सहजीवी की बात करें तो कुछ जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो सहजीवन के रूप में रहते हैं, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले। इसी तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो सहजीवी के रूप में, जैसे एक लाइकेन होता है तो वो जीवाणु और कवक के साथ आपस में
एक तरह से सहजीवन सिम्बायोसिस के रूप में रहते हैं। इसी तरह से अगर हम सैप्रोफिटिक की बात करें, मृतोपजीवी, तो जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको डिकम्पोजिशन के बाद अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक। इसी तरह से अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन का मतलब प्रजनन, तो प्रजनन भी दोनों तरह से होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। असेक्सुअल का मतलब कि वेजिटेटिव का मतलब वर्धी जनन, वो इसमें कोनिडिया के द्वारा होता है और बहुत सारे एंडोस्पोर्स के फॉर्मेशन के द्वारा होता है और बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि इसमें 3 तरह से होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था जिसको हम ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इन्होंने डिप्लोकोकस निमोनी पे एक्सपेरिमेंट किया था। डिप्लोकोकस निमोनी के इन्होंने 2 स्ट्रेन लिए थे, एक वायरुलेंट और दूसरा नॉन वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब ये रोग कारक, रोगजनक होता है, और नॉन वायरुलेंट का मतलब कि ये रोग कारक नहीं होता या रोगजनक नहीं होता। ये वायरुलेंट उन्होंने लिया था R3 का मतलब रफ सेकंड, और एक लिया था एस सेकंड और R3। तो एस सेकंड जो था वो स्मूथ था। स्मूथ का मतलब उसमें एक अलग से जो ग्लाइकॉन मतलब पेप्टाइडोग्लाइकॉन की एक पर लेयर होती है, जिससे उसमें अलग से सिम्टम्स होते हैं जो कि हमारा निमोनिया को कॉज करता है, मतलब उससे निमोनिया रोग हो जाती है। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने चूहे पे किया था और चूहा निमोनिया से मर जाता था। एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि हीट किल्ड का मतलब जो हमारा एस सेकंड जो स्टेन था, उस स्टेन को गर्म करके किल कर दिया था। किल करने का मतलब उसका डीएनए इनएक्टिवेट कर दिया, और उस इनएक्टिव डीएनए को किसी भी एक्टिव मतलब R सेकंड के साथ मिक्स करके जब उसमें चूहे में इंजेक्ट किया, उससे क्या था कि डीएनए में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, डीएनए में परिवर्तन हो गया हीट किल्ड वाले में, और उससे निमोनिया रोग हो जाता था उस चूहे को और चूहा मर जाता था। इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते थे, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, और इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसके बाद कंजुगेशन में क्या था, संयुग्मन। 2 कोशिकाएं आपस में बाह्य माध्यम के, जैसे कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन में इस कोशिकाओं को डालते थे और उससे 2 कोशिकाओं का डीएनए आपस में मिक्स हो जाता था, उसको संयुग्मन बोलते हैं। इसी तरह से ट्रांसडक्शन में क्या था कि एक बैक्टीरियोफेज के माध्यम से इसमें रिप्रोडक्शन होता था। तो ये हो गया इसका रिप्रोडक्शन का मतलब। 3 तरह से रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल, असेक्सुअल। अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या था, एक असेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। सेक्सुअल 3 तरह से था, एक ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन था, कंजुगेशन था और ट्रांसडक्शन। ये ट्रांसडक्शन में क्या था, बैक्टीरियोफेज के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। कंजुगेशन में 2 बाह्य माध्यम, कोई मीडियम होगा उसके माध्यम से 2 कोशिकाओं का डीएनए मिक्स होता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक डिप्लोकोकस निमोनिया पे ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या था कि कोनिडिया के द्वारा या फिर कोई भी एंडोस्पोर के द्वारा इसमें या फिर बाइनरी फिजन के द्वारा इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये जनरल इसके फीचर्स हो गए कि इसमें क्या क्या जनरल चीजें होती है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिवर्सल होता है, यूनिसेलुलर होता है, नॉन क्लोरोफिलस होता है। 1 ग्राम सॉइल में लगभग 4 करोड़ बैक्टीरियल सेल होंगी। 1 ml वाटर में लगभग 10 लाख तक बैक्टीरियल सेल हो सकती हैं। और इसकी मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर देखी थी कि ये एक बेसलेस फॉर्म का जो जनरल बैक्टीरिया की कोशिका होती है, उसमें सेल वॉल होती है, राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोइड होगा, मीसोसोम्स होंगे, साइटोप्लाज्म होगा, फ्लैजलम होगा।
ठीक है, प्लाज्मिड्स होंगे। इसके बाद मार्फोलॉजी में क्या था कि कोकस, जो गोलाकार जीवाणु कोशिकाएं होते हैं उनको कोकस बोलते हैं। जब दो कोकस आपस में मिल जाते हैं तो उनको डिप्लोकोकस बोलते हैं। सिंगल अगर बेसलेस छड़ के आकार की तो उसको बेसलेस बोलते हैं। दो बेसलेस जब आपस में जुड़ जाती हैं तो उसको डिप्लोबेसलेस बोलते हैं। एक फिलामेंटस बैक्टीरियल सेल होती है, कॉमा के साइज की होती है, कॉमा के शेप की होती है, तो उसको हम विब्रियो बोलते हैं। तो इस तरह से की मार्फोलॉजी देखी थी। मार्फोलॉजी के बाद रिप्रोडक्शन था कि असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कोनिडिया के द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा या फिर एंडोस्पोर के द्वारा इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वर्धी जनन होता है। इसके बाद सेक्सुअल की बात करें तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा होता है, कंजुगेशन के द्वारा होता है और ट्रांसडक्शन के द्वारा। एक चीज और बची है इसमें, क्या कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं कि इसमें एक पेप्टाइडोग्लाइकॉन की जो लेयर होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की जो लेयर होती है वो इसमें अनुपस्थित होती है और इसलिए क्रिस्टल वॉयलेट के साथ अपना कलर शो नहीं करता है। तो ग्राम स्टेनिंग एक क्रिस्टल वॉयलेट डाई होती है जिसमें ये उस कलर को शो नहीं करता, तो उसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। और एक ग्राम नेगेटिव में क्या है कि उसमें जो हमारी पेप्टाइडोग्लाइकॉन की जो लेयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है, थिक होती है, इसलिए वो स्टेनिंग हो जाती है उसकी और वो कलर क्रिस्टल वॉयलेट के साथ कलर फॉर्म करता है। इसके बाद ये इसकी जनरल हो गई। अगर हम ये इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, किसकी, बैक्टीरियल सेल की या बैक्टीरिया की, तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ हानिकारक रोग भी करते हैं। जैसे अगर हम लाभदायक बेनिफिशियल इसके एस्पेक्ट पे देखें तो बहुत सारे जितने भी बेकरी प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, कोई जैसे दूध से दही का बनना या कोई भी ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन या फर्मेंटेशन, ये या फिर किसी एंटीबायोटिक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेरामाइसिन उसका फॉर्मेशन के लिए बैक्टीरियल सेल की या बैक्टीरिया की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसी तरह से कुछ हमारे डिजीजेज हो गई, जैसे कॉलरा हो गई, ठीक है, बहुत टाइफाइड हो गई, ये सब बैक्टीरिया के द्वारा ही जनित होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जैसे टीबी हो गई, ठीक है, ये भी हमारे लिए क्या है, एक तरह से हानिकारक भी है और लाभदायक, दोनों तरह से ये हमारे लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं।